स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। मैं रवि कुमार। आज जो मैंने एक टॉपिक चुना है, इससे तो जेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके सेकंड पत्र जो झारखंड विशेष है उसके क्लासेस चल ही रहे हैं, लेकिन आज कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा पर्सनली मैसेज कर यह मांग की गई थी कि लोक प्रशासन के कुछ जो है मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाए चैनल्स के माध्यम से। यही कारण है कि आज मैंने लोक प्रशासन के जो प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, लगभग 8 मार्क्स को होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए बन गया है, क्योंकि ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये थोड़े सामान्य सब्जेक्ट हैं, लेकिन लोक प्रशासन समझ लीजिए तो खास करके जेपीएससी के क्षेत्र में एक खास करके सामान्य विषय के रूप में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके कारण कुछ समस्याएं आती हैं। यही कारण है कि मैं आज लोक प्रशासन से संबंधित नोट्स दे दूंगा। तो आज मैंने जो सिलेक्शन किया है कुल 99 फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों का मिश्रण है, उसका सिलेक्शन किया है। यह आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होंगे। और पिछली बार इस नोट से ही लगभग सारे प्रश्न जो है लोक प्रशासन के आ गए थे। आप लोग इसका लाभ उठाइए, मैं प्रदान कर देता हूं, ठीक है। और ये जो भी नोट्स प्रदान किया जा रहा है ये मुख्य परीक्षा में भी आपके लिए समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जैसा पता है कि लोक प्रशासन से प्रश्न वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, पॉलिटिव से भी आएंगे और लोक प्रशासन से भी आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है कुल 99 फैक्ट्स मिलने जा रहे हैं। इस सारा को बहुत सावधानी पूर्वक जो है याद कर जाना है और प्रैक्टिस ज़रूर लिख करके कर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। और जिस ढंग से मैंने बना दिया है, अगर आप सीरियसली बैठ जाते हैं 2 से 3 घंटा तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। और 2 मई को परीक्षा होगी, इसी को मान करके आपको तैयारी चलना है, किंतु परंतु और किसी के बहकावे में नहीं आना है कि 1 महीना टल जाएगा, 2 महीना टल जाएगा। ये सब कुछ नहीं होने का ये सब होता है, ठीक है। स्पेकुलेशंस में टाइम मत बर्बाद कीजिए। 2016 में स्पेकुलेशंस के कारण बहुत सारे अच्छे अभ्यर्थियों को भी नुकसान उठाना पड़ा था। आप देखे ही कि मुख्य परीक्षा के 1 दिन पहले तक यह पता नहीं था कि परीक्षा होगी या नहीं, लेकिन परीक्षा हुई। इसलिए हमेशा मान करके चलिए कि परीक्षा होगी, तब जो है आपका तैयारी जो है इफेक्टेड नहीं होगा। चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि लोक प्रशासन में क्या क्या फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं। ऑल द बेस्ट। मैं रवि कुमार, आपका स्वागत है रेनेश आईएएस में। आज का क्लास जो कुछ विशेष है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि लोक प्रशासन के फैक्ट्स जो हैं उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उनके जो 4 प्रश्न आने वाले हैं फर्स्ट पेपर में, उसमें उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं हो। और लोक प्रशासन का क्लास ही आज मैं लेने जा रहा हूं। ये स्पेशली मेरे नोट्स से ही हैं, प्लस और भी ज़्यादा मैंने अद्यतन कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और इसकी जो विशेषता होगी कि ये न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा के लोक प्रशासन के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वहाँ पर भी आपको पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। इसे आपको बस याद कर लेना है और लिख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न, कुल जो है 99 प्रश्न हैं, ठीक है, या फैक्ट्स हैं, जो भी देखा जाए। हर जगह प्रश्न के रूप में नहीं है, कहीं कहीं फैक्ट्स के रूप में ही भी है। तो पहला जो है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वुडरो विल्सन के द्वारा 1887 में लिखा गया है। और वुडरो विल्सन को जो है लोक प्रशासन का पिता भी माना जाता है। और इसी पुस्तक के साथ यह माना जाता है कि लोक प्रशासन का एक तरह से शैक्षणिक क्षेत्र में अध्ययन शुरू हुआ, और एक बोल सकते हैं आपके औपचारिक रूप से अध्ययन इसी पुस्तक के साथ शुरू हुआ है। और ये जो है लोक प्रशासन के जनक हैं, फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुडरो विल्सन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका जो उत्तर होगा, इसकी उत्पत्ति पब और एड नामक 2 लैटिन शब्दों से हुई है, यानी कि लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है लोगों का देखभाल करना। अगला जो प्रश्न है, लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है?
अभी मैंने बताया वुडरो विल्सन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है, इससे भी कर लीजिएगा, यह प्रश्न भी आ सकता है। यह है, इनका नाम है MP शर्मा। चलिए अब अगले पेज में चलते। मेरा उद्देश्य है कि आपको बेस्ट मटेरियल मिले और जो वीडियो हो वो भी कम्पैक्ट हो, अनावश्यक बात कम से कम की जाए। 5वें नंबर को क्वेश्चन को देखिए, किसने कहा है कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन है, और दूसरा लोक प्रशासन प्रशासन का विज्ञान है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वुडरो विल्सन के द्वारा दिया गया था। स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न पिछली बार आए थे। लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका से है, ये विचार किनके थे? तो ये विचार जो था लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन का था। देखिए, लोक प्रशासन का संबंध अगर सिर्फ कार्यपालिका से है तो इसे संकुचित दृष्टिकोण कहा जाता है। जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों से लोक प्रशासन को जोड़ा जाता है तो इसे व्यापक दृष्टिकोण कहा जाता है। उसी से संबंधित आपका अगला प्रश्न है 7वां नंबर, लोक प्रशासन का संबंध विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों से है, यह किसने कहा था? इसका मैंने सूत्र बना दिया है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लिए विकान्या। तो ये कहने वाले या इस विचार के समर्थक हैं विलोवी, निग्रो, व्हाइट और कार्ल मार्क्स, चारों ने कहा है। ठीक है, इसका सूत्र मैंने बना दिया है इन चारों थिंकर्स के, मानी, वावी। ठीक है, अब चलिए अगले पेज पर चल। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, लूथर गुलिक द्वारा जो पोस्ट कोर्व सिद्धांत दिया गया है उसके विस्तारित रूप क्या होंगे? इसको तो एकदम अच्छी तरह से रट जाइएगा। यह जो है समझ लीजिए कि पूरा लोक प्रशासन का आत्मा की तरह है, यानी कि समझ लीजिए प्रस्तावना की तरह है, प्रेम्बल की तरह है। इसलिए इसके फुल फॉर्म को रट जाइएगा, यहाँ से प्रश्न की अत्यधिक संभावना है। P से जो है आपका प्लानिंग है, O से ऑर्गेनाइजिंग है, S से स्टाफिंग है, D से डायरेक्टिंग है, Co से कोऑर्डिनेटिंग है, R से रिपोर्टिंग है और B से बजटिंग है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। लोक प्रशासन के विकास के इतिहास के 5 चरण कौन कौन हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला चरण जो था आपका 1887 से 1926 तक, ये था फर्स्ट फेज। बताया कि 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक लिखा गया था वुडरो विल्सन के द्वारा, उसके बाद से ही लोक प्रशासन का प्रारंभ जो है औपचारिक रूप से माना जाता है। इसलिए 1887 से 1926 फर्स्ट फेज, 1927 से 1937 सेकेंड फेज, 1938 से 1947 थर्ड फेज, 1948 से 1970 फोर्थ फेज और 1971 से अब तक फिफ्थ फेज में आप शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से रट जाना। चलिए 10वें नंबर प्रश्न को देखा जाए। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार किस देश के द्वारा किया गया था? किस देश में किया गया था? फ्रांस में 1812 में किया गया था। अगले प्रश्न को देखिए, लोक प्रशासन एक पाठ्य विषय वस्तु है, किसने कहा था? ये कहने वाले थे लेविस मेरियम। अगला जो प्रश्न है, लोक प्रशासन लोक नीति है, किसने कहा था? ड्रोर और मर्सन ने कहा था। एकदम ये सब कंठस्थ करते जाना है आपको। प्रशासन का संबंध क्या और कैसे से है, किसने कहा? डिमॉक ने कहा है। लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण के कौन कौन समर्थक हैं? संकुचित दृष्टिकोण का अर्थ हुआ कि लोक प्रशासन सिर्फ कार्यपालिका द्वारा जो वर्क किया जाता है वही है। ये है हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक, ये केवल कार्यपालिका को मानते हैं। और जो 15वां प्रश्न है, लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन हैं? तो यहाँ पर जो है व्हाइट हैं, विलोवी हैं, निग्रो हैं और मार्क्स हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। मॉडर्न पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किन्होंने लिखा है? ये लिखने वाले हैं निग्रो। लोक प्रशासन, लो और प्र जहाँ भी लिखा हुआ है उसको लोक प्रशासन समझना है आपको। लोक प्रशासन की प्रकृति के लिए कितने दृष्टिकोण दिए गए हैं? कुल 3 दृष्टिकोण वास्तव में दिए गए हैं। एक जो है एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण और तीसरा आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण को ही अभी मान्य किया गया है, बाकी दृष्टिकोण को मान्य नहीं है, मान्यता अभी नहीं है। इसके डिटेल जो है आप मुख्य परीक्षा में पढ़ेंगे, जब भी पढ़ाऊंगा क्लास लूँगा। 18वां नंबर है, हमारी सभ्यता का पतन प्रशासन के पतन के कारण ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये संभवतः 6ठी JPSC मेंस में आ भी चुका है। ये किसने कहा था? डॉनहम ने कहा था। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन की समानताओं और असमानताओं के महत्व देने वाले कौन कौन विद्वान हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
क्योंकि मैंने जो कम महत्वपूर्ण थे उसका कलेक्शन ही नहीं किया है, इसलिए सारा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। समानता जो है वुडरो विल्सन और गुलिक ने कहा है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन में कोई डिफरेंट नहीं है, बाकी डिटेल मेंस में। असमानता जो बताया गया है स्टाम्प और हर्बर्ट साइमन के द्वारा, ठीक है। स्टाम्प एक जो है और दूसरे हर्बर्ट साइमन, उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन पूरी तरह से अलग है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये है 20वां नंबर प्रश्न। 1919 में केंद्रीय सचिवालय का संगठन कैसा था, यह प्रश्न मैंने बनाया है। इसका तो उत्तर जो होगा, एक तो गवर्नर जनरल थे और इस 7 सदस्य इनके हेल्प के लिए थे, और कुल विभाग जो थे 9 सचिवालय विभाग थे, और 1939 तक ऐसा ही बना रहा। अगला जो प्रश्न है 21वां नंबर, केंद्रीय सचिवालय में विभागों की संख्या किस तरह से बढ़ी है अलग अलग वर्षों में। तो ये नंबर में 1858 में 4 विभाग थे, 1919 में 9 विभाग थे, 1947 में 18 विभाग थे, और 1973 में 1000 विभाग हो गए। जो अगला प्रश्न है 22वां नंबर, केंद्रीय सचिवालय की संरचना। पहला जो इसका है विभाग, विभाग का जो हेड होता है सचिव, इसका जो सूत्र होगा विस परसाय, विस परसाय, जैसे खाना परसना उसे विस परसाय। विभाग सचिव, स्कंद संयुक्त सचिव, प्रभाग के हेड जो होते हैं उप सचिव होते हैं, शाखा अपर सचिव, अनुभाग अनुभाग अधिकारी। बाकी डिटेल मुख्य परीक्षा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों का पदानुक्रम किस तरह से सुसज्जित होता है। सबसे ऊपर सचिव होते हैं, उनके हेल्प के लिए अपर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, और उसके बाद अवर सचिव, बाकी फिर नीचे के अधिकारी होते हैं। 24वां नंबर में है, प्रांतीय स्तर में कार्य करने वाले IAS IPS अधिकारियों को केंद्र में किस प्रणाली के अंतर्गत काम करना पड़ता है। तो यह जो है आपका अवधि प्रणाली से कहा जाता है। अगर प्रांतीय कैडर किन्हीं IAS IPS या कोई भी अखिल भारतीय सेवा के स्तर के अधिकारी हैं, फॉरेस्ट सर्विस के भी, तो उन्हें जो है अवधि प्रणाली के तहत सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्ट काम करना पड़ता है, और 1905 से लागू है। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो CSO के रूप में जानते हैं को विभाग का दर्जा कब मिला। तो इसका स्थापना जो है 1961 में हुआ था, और इसे विभाग का दर्जा 1964 में मिला। अगला जो प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अधीन महत्वपूर्ण विभाग और शाखा। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं का जो है संकलन मैंने कर दिया है। जैसे आपात शाखा का जो स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था, चीन का आक्रमण उस समय चल रहा था। और सूचना शाखा का 1962 में हुआ था, ये चीन का आक्रमण इस समय भी चल रहा था। और पुनर्वास महानिदेशालय का जो है 1965 में हुआ था, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और बड़ी संख्या में शरणार्थी जो है भारत की ओर प्रवेश कर रहे थे, विशेष रूप से गैर मुस्लिम शरणार्थी। इसलिए पुनर्वास महानिदेशालय का गठन जो है आपका मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अंडर में किया गया था। केंद्रीय कार्मिक अभिकरण का जो है गठन 1970 में किया गया। अगला फैक्ट्स देखिए, मंत्रिमंडलीय सचिवालय की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन हैं। सिविल शाखा, सैनिक शाखा और आसूचना शाखा। अब आइए 28वां नंबर में, प्रधानमंत्री कार्यालय या PMO के रूप में जिसे जानते हैं, ये पहले क्या कहा जाता था। तो 1947 में प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, लेकिन जब इंदिरा गांधी आई PM बनी तो 1980 में इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने इसका नाम PMO रख दिया, और तब से जो है PMO ही है। 29वां नंबर में चलिए कुछ नेतृत्व के बारे में बात कर लिया जाए। नेतृत्व एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को सहयोगी बनाने की कला है। किसने कहा है, ये कहा है कुंटज ने। एक और स्टेटमेंट है, नेतृत्व उन गुणों का संयोग मात्र है जिसके प्रभाव से वह अन्य लोगों से कार्य लेने में सक्षम हो जाता है। यह किसने कहा था, तो ये कहने वाले थे, ये स्टेटमेंट है टिड का। अगला जो है, नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस किस विचारधारा पर आधारित हैं। तो 3 विचारधारा है, एक लक्षणवादी विचारधारा, स्थितिवादी विचारधारा, अनुयायी विचारधारा। इसको विस्तृत में जाने का प्रयास मत कीजिए, बहुत कम समय है, बस रट जाइए। अगला जो है मनोबल। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। किसने कहा था, व्हाइट ने कहा था। अगला जो है नौकरशाही। नौकरशाही प्रशासन की ऐसी प्रणाली है जो कौशल, मानवता और निष्पक्षता के गुणों से युक्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया है, इसको भी याद रखिएगा। नौकरशाही का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत स्पेशली है, क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा था,
किसने दिया है? तो यह मैक्स वेबर हैं। अगला जो है ब्यूरोक्रेसी शब्द, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का अर्थ हुआ नौकरशाही शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी। ब्यूरोक्रेसी शब्द का अर्थ लिखने का डेस्क होता था, क्योंकि बैठकर काम करते थे जो भी सिविल सेवक होते थे मेज पर, डेस्क पर, इसलिए इसका नाम ब्यूरोक्रेसी रखा गया। नौकरशाही की परिभाषा ग्लेडन, पिफनर और लॉस्की के द्वारा भी दी गई है। अगला जो है भर्ती का अर्थ उन उपायों को संपन्न करना है जिससे योग्य उम्मीदवार परीक्षा के लिए आकर्षित हो सकें। यह स्टेटमेंट किनका है? भर्ती को इस ढंग से किसने परिभाषित किया है? तो यह है एल.डी. व्हाइट। अगला जो है कर्मचारियों की चतुरता, आदत, ज्ञान और दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया को प्रशिक्षण कहते हैं। ये किसने कहा है? तो विलियम जी टार्पी का स्टेटमेंट है, विलियम जी टार्पी। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखा जाए। राज्य के मुख्य सचिव के पद को 1973 में मानकीकरण कर किसके समकक्ष रखा गया, यानी कि कौन सा ऐसा पद है केंद्र का जिसके समकक्ष रखा गया? तो इसका उत्तर जो होगा भारत के सचिव के समकक्ष। अगला जो 39 नंबर देखिए, मुख्य सचिव के चयन में क्या ध्यान रखा जाता है? तो जो ध्यान रखा जाता है देखिए, वरिष्ठता, मुख्यमंत्री का विश्वास, सेवा पुस्तिका, कार्य निष्पादन, और भी जो उनके अधीनस्थ IAS एवं अन्य अधिकारी हैं उन अधिकारियों का उस व्यक्ति के प्रति कैसा विश्वास है, ठीक है, जो मुख्य सचिव बनने वाले हैं। 40 नंबर में आ जाइए, जिला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह लैटिन शब्द डिस्ट्रिक्ट से उत्पन्न हुई है और डिस्ट्रिक्ट का अर्थ ही होता है जिला हिंदी में। अगला जो प्रश्न है 41 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कलेक्टर्स हाउस वाज ए सेकेंड हाउस फॉर अ यंग ICS ऑफिसर्स। किसने कहा था? यानी कि कलेक्टर का जो हाउस होता है, जो नए नए नियुक्त होते हैं प्रशिक्षु IAS अधिकारी, ICS अधिकारी, पहले ICS कहा जाता था IAS को, तो उनको जो है, जो कलेक्टर का घर है वहाँ पर बार बार, या कार्यालय बार बार आना जाना पड़ता है, उसी से वो सीखते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल प्रशिक्षण हुआ, ये भी प्रशिक्षण का एक रूप है अपने सीनियर अधिकारियों से सीखना। यह स्टेटमेंट जो है गोखाला का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस बारे में बताएं ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अधीनस्थ के महत्व में वृद्धि हो तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, और अधीनस्थ के महत्व में कमी हो तो इसे केंद्रीकरण कहते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है हेनरी फेयोल का है। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सत्ता का हस्तांतरण केंद्रीकरण, निम्न से उच्च की ओर, और उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर सत्ता का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ये किसका, ये जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को इस तरीके से किन्होंने परिभाषित किया था? तो ये परिभाषित करने वाले हैं एल.डी. व्हाइट। अगला जो है एक पुस्तक का नाम है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक को किन्होंने लिखा था? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं चार्ल्स बर्ग। जितने भी पुस्तक आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे को रट जाइएगा। हर्बर्ट साइमन ने सत्ता के 4 प्रकार बताए हैं, वे चारों प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला जो है विश्वास की सत्ता, दूसरा है हितों की पहचान की सत्ता, तीसरा जो है पुरस्कार और दंड की अनुमति की सत्ता, और चौथा जो है वैधता की सत्ता। डिटेल मुख्य परीक्षा में आपको पढ़ना ही है, ठीक है, अभी बस रट जाइए, मुख्य परीक्षा के लिए आधार बन जाएगा। अगला जो प्रश्न है 46 नंबर, नागरिक समाज की अवधारणा नवीन नहीं है। नागरिक समाज के तत्व सबसे पहले किनके विचारों से प्राप्त होते हैं अगर नवीन नहीं है? तो नागरिक समाज के तत्व यानी कि नागरिकों को अधिक से अधिक महत्व देना, ये मुख्य परीक्षा में है। सिविल सोसाइटी आपके प्लेटो और अरस्तू के विचारों से प्राप्त होते हैं। 47 नंबर पर आते हैं, नागरिक समाज की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत करने वाले थे जॉर्ज हिगल। अगला जो है आम नागरिकों को रचनात्मक सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना ही जन सहभागिता है। यह जन सहभागिता की परिभाषा किनके द्वारा दी गई थी? सेसियल के द्वारा दी गई थी, सेसियल। अगला जो है लोक प्रशासन भविष्य में अवश्य ही विज्ञान बन जाएगा पर अभी नहीं है। समझ रहे हैं ना, भविष्य में बनेगा, अभी नहीं है। एक
जो है स्टेटमेंट किनका है, तो ये जो है टेलर और हर्बर्ट साइमन का है। हर्बर्ट साइमन का जो है हर चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट साइमन से रिलेटेड प्रश्न पिछली बार प्रारंभिक परीक्षा छठी जेपीएससी में आ चुके हैं। लोक प्रशासन न तो विज्ञान है और न ही बन सकता है, ये किसने कहा था, तो वोल्ड फाइबर और मोरिस कोहन का यह स्टेटमेंट है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलिए अब संगठन के सिद्धांत पर बात किया जाए। संगठन का अर्थ होता है आपका कोई भी है, तो सरकारी संगठन हो सकता है, जो भी एक गवर्नमेंट चला रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी एक पूरी तरह से संगठन है। आपको जब सर्विस मिलता है, कोई भी सर्विस, चाहे प्यून या IAS अधिकारी, आप उस संगठन का हिस्सा बन जाते हैं। या फिर कोई निजी कंपनी है, छोटा कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो, वो भी एक संगठन का रूप होता है। तो इससे संबंधित कई सिद्धांत हैं, जैसे संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत, तो हेनरी और लूथर शेल्टन के द्वारा दिया गया है। हेनरी, लूथर और शेल्टन, 3 व्यक्तियों के द्वारा इसे दिया गया है या इसको वैल्यू दिया जाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को एल्टन मेयो, व्यवहार विनिश्चय सिद्धांत को हर्बर्ट साइमन, ये इंपॉर्टेंट है। क्रीड़ा सिद्धांत न्यूमन और मोगेंटिन, सांख्यिकी निर्माण सिद्धांत नीमैन, पियर्सन और वाल्ड, अभिप्रेरण सिद्धांत मैस्लो, हर्जबर्ग और मैकग्रेगर। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखा जाए। लोक प्रशासन के सिद्धांत का स्वर्णकाल कब से कब तक कहा जाता है। सिद्धांत का स्वर्णकाल, सिद्धांत बहुत सारे बने थे, 1927 से 1937 से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस पुस्तक के साथ लोक प्रशासन के सिद्धांत की स्वर्णकाल की शुरुआत मानी जाती है। यह पुस्तक जो है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब इस पुस्तक का नाम आया है तो चलिए इसके राइटर के बारे में भी जान लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, यह विलोवी के द्वारा लिखी गई है। लोक प्रशासन में 3E, ई मीन्स लेटर है इंग्लिश का, अल्फ़ाबेट है, ई फॉर एलिफेंट। 3E का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ कुछ नहीं है, इसको बस फुल फॉर्म में इससे 3 वर्ड्स हैं, इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। आइए 56 नंबर पर, लोक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मिन्नोब्रुक सम्मेलन कब कब आयोजित हुए हैं। ठीक है, लोक प्रशासन के विकास में इन दोनों सम्मेलनों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लोक प्रशासन से संबंधित सभी विद्वान इसमें पूरे विश्व से शामिल हुए थे। डिटेल मुख्य परीक्षा में 1968 और 1988 2 बार हो चुके हैं मिन्नोब्रुक सम्मेलन। अगला जो है, लोक विकल्प उपागम के प्रणेता कौन कौन हैं, तो इसके प्रणेता जो हैं मिचेल, डेनिस और विंसेंट हैं, तीनों अलग अलग हैं। 58 नंबर, कार्य विभाजन हेतु P4 सिद्धांत किसने दिया है, तो ये लूथर ने दिया है। ठीक है, इसका जो है P4 का फुल फॉर्म क्या होगा, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। फिर से सुन लीजिए, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। चलिए अगले पेज पर। और हाँ, पेज पर नए हैं तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भरपूर मटेरियल यहाँ प्राप्त होने वाले हैं, और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्या है। मुख्य कार्यपालिका की सहायता के लिए 2 प्रकार के प्रशासनिक अभिकरण कार्य करते हैं, उनका नाम क्या क्या होता है, सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण। चलिए अगले प्रश्न जो 60 नंबर है, सूत्र अभिकरण जनता से जुड़े हुए अभिकरण हैं और इसके द्वारा प्राथमिक कार्यों का संपादन किया जाता है। सूत्र अभिकरण को विलोवी ने कार्यात्मक या प्राथमिक अभिकरण की संज्ञा भी दी है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। स्टाफ अभिकरण को पिफनर ने कितने भागों में बांटा है, जो सूत्र अभिकरण और स्टाफ अभिकरण था, दूसरा है स्टाफ अभिकरण। तो पिफनर जो है 3 भागों में बांटे हैं, एक है जनरल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, असिस्टेंट स्टाफ। डिटेल मुख्य परीक्षा में। और यह परामर्शी अभिकरण होता है, स्टाफ अभिकरण परामर्शी होता है, और सूत्र अभिकरण जो होता है कार्यपालिका अभिकरण होता है। ये दोनों में डिफरेंस रखिएगा, मुख्य कार्यपालिका की सहायता के लिए दोनों होते हैं। विलोवी के द्वारा सरकारी कार्यों को कितने सिद्धांतों पर संगठित बताया गया है, यह है क्वेश्चन नंबर 62। इसके 2 सिद्धांत हैं, एक स्वतंत्र और दूसरा एकीकृत। अगला जो है, सार्वजनिक निगम की स्थापना कैसे होती है, तो यह संसदीय अधिनियम के तहत होती है, इसलिए जो सार्वजनिक निगम होते हैं ये वैधानिक संस्थाएं होते हैं, जैसे बोकारो
स्टील प्लांट, ये सार्वजनिक निगम है। अगले प्रश्न पर आते हैं 64 में क्या है, निम्न संस्थाओं के स्टाफ अभिकरण कौन है। ठीक है, तो पीएमओ का स्टाफ अभिकरण जो है एनडीसी है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मंत्रिमंडल सचिवालय का यूपीएससी है जो अधिकारियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडलीय सचिव का सीबीआई है। ठीक है, जांच वगैरह करता है। चलिए 65 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1921 में किसकी सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो यह था अकवर्थ समिति के सिफारिश पर। लेकिन 2017 में फिर से दोनों बजट अब एक हो गए हैं। वर्तमान में रेलवे बजट का अस्तित्व नहीं है। 66 नंबर जो है, स्वतंत्रता पूर्व एकमात्र निगम भारत में कौन सा था। तो वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अगला जो है, मुने और रैने के अनुसार आदर्श संगठन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो जो सिद्धांत हैं, समन्वय, स्टाफ एवं सूत्र, पद सोपान और कार्यात्मक। अगला जो प्रश्न है 68 नंबर, अखिल भारतीय सेवाओं के कितने प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। ये सीधा सा है 33% पद, और बाकी जो 67% पद हैं वो यूपीएससी से भरे जाते हैं सीधी नियुक्ति के द्वारा, जो एग्जाम आप देते हैं। जो 69 नंबर प्रश्न वह है, उर्विक के द्वारा संगठन के कितने नियम बताए गए हैं। तो कुल 8 नियम बताए गए हैं उर्विक के द्वारा संगठन के। संगठन मैंने समझा ही दिया है, उत्तरदायित्व, समन्वय, उद्देश्य, अनुरूपता, व्याख्या, विस्तार और नियंत्रण। आइए 70 नंबर प्रश्न, प्रशिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग आधारों पर प्रकार होते हैं। एक अनौपचारिक परीक्षण, एक औपचारिक प्रशिक्षण, एक अल्पकालीन प्रशिक्षण, एक दीर्घकालीन प्रशिक्षण, प्रकृति के आधार पर शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, सेवा के आधार पर सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण। ठीक है, तो बहुत सारे प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण मुख्य परीक्षा में आपका है, उस समय अच्छी तरह से पढ़ लेंगे आप। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 71। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्यता के केंद्र बिंदु हैं, किन्होंने कहा था। एल डी व्हाइट ने कहा था। नौकरशाही एक अस्पष्ट शब्द है, किनका स्टेटमेंट है, माइकल क्रोजर का। चलिए अब कुछ प्रमुख सिविल सेवा आयोगों की बात कर ली जाए। पहला जो है चिस्सन आयोग 1886 में, केंद्रीय और प्रांतीय सेवाओं के संदर्भ में इसने कुछ सिफारिशें की थी। निर्णय गलती से लिखा गया था, सिफारिशें होगा। बी नंबर में स्लिंगटन जो है आपका समिति, ये 1917 में स्लिंगटन आयोग का गठन हुआ था। सिविल सेवाओं को 3 वर्गों में बांटा था। ठीक है, एक केंद्रीय, एक प्रांतीय, अधीनस्थ। ली आयोग 1923 में गठित हुआ। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, कहाँ हुई थी, 1925 में पहला लोक सेवा आयोग की स्थापना ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, अगला जो है 74, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, किस देश से उपजा है यह। ठीक है, आपने जिन्होंने जो है अमेरिकन क्रांति पढ़ा होगा, तो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ही अमेरिकन क्रांति वहाँ पर पनपा था, लेकिन वहाँ का नहीं है, ये इंग्लैंड का है। चलिए अब 75 नंबर प्रश्न को देखा जाए। मैनेजमेंट इन पब्लिक सर्विस नामक पुस्तक किसने लिखा है। मिलेट ने लिखा है। जितने भी पुस्तक का मैंने नाम दे दिया है सारे को याद कर जाइएगा। सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ये कॉर्नवालिस को भारत में कहा जाता है। सिविल सेवा में प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत कब से हुई, 1979 से हुई, 1979 से। भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब से हुई, 1966 से। भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत 1906 से हुई है। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का शुरुआत यानी कि भारत में कब हुआ, ऐसे तो इंग्लैंड में होता था ना, तो ये 1922 में इलाहाबाद में पहली बार सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन हुआ था। चलिए कुछ प्रमुख सिविल सेवा से संबंधित संस्थाओं को जान लेते हैं कि वो कहाँ अवस्थित हैं। ये है 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर, लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो कहाँ है, लबसना और मसूरी में है, उत्तराखंड में। प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज कहाँ है, हैदराबाद में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, बड़ौदा में। वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहाँ है, ये हैदराबाद में है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ है, ये वेलिंगटन में है। ये तमिलनाडु के नीलगिरी में है, वेलिंगटन।
अब आइए 82 नंबर, नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं। नेतृत्व के बारे में कुछ प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, जिसमें क्रिस का कहना है 3 प्रकार, हाउस का कहना है 4 प्रकार, यूरिस का कहना है 5 प्रकार, टेरी का कहना है 6 प्रकार और अल्फार्ड और बीटी का कहना है 6 प्रकार। अगला जो प्रश्न है, प्रमुख आयोग और उससे संबंधित धारा, विशेष रूप से लोक प्रशासन को ध्यान में रखकर वित्त आयोग 280 आर्टिकल के अंतर्गत, पिछड़ा आयोग 340, निर्वाचन आयोग 324, राजभाषा आयोग 344। क्लियर। वित्त आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर के जो भी संस्थान मैंने बताए हैं अभी जस्ट, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टिप 4, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब से लागू हुआ है। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है और केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन हुआ वह 26 अक्टूबर 2005 को हुआ है। ये दोनों तिथि को आपको याद रखना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब हुई, यह 1964 में हुई है। अगला जो है सीबीआई की स्थापना कब हुई है, ये 1963 में हुई है। लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 2014 में पारित हुआ है। अब आइए 88 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार जो है सबसे पहले किस देश ने लागू किया था। ये स्वीडन के द्वारा। लोकपाल की नियुक्ति सबसे पहले, ओम्बुड्समैन की नियुक्ति जो है सबसे पहले किसने किया था, किस देश ने, स्वीडन ने। महिलाओं को मताधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड के द्वारा। चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। 89 नंबर है, प्रशासन एक राजनीति है, किसने कहा था, पॉल एप्पलबी ने कहा था। 90 नंबर पर आते हैं, विकास प्रशासन की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई। ये अमेरिका में उत्पन्न हुई। विकास प्रशासन शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये एक भारतीय के द्वारा ही किया गया था 1955 में। उनका नाम है यूएल गोस्वामी। विकास प्रशासन मुख्य परीक्षा में सिलेबस में आपका है, उस समय डिटेल पढ़िएगा। 92 नंबर में आइए, लोक प्रशासन की शुरुआत कब से मानी जाती है। 1887 से अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अध्ययन के साथ। विकास प्रशासन की अवधारणा किस देश की उपज है, तो यह जो है अमेरिका की उपज है। विकास प्रशासन की अवधारणा, लगता है यह डबलिंग हो गया है प्रश्न। हालांकि यूएल गोस्वामी ने विकास प्रशासन का शब्द का प्रयोग जो है 1955 में पहली बार किया था। चलिए 94 नंबर प्रश्न को देखा जाए। केंद्रीय सचिवालय सेवा का गठन कब किया गया, तो 1951 में किया गया। यूपीएससी और जेपीएससी के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। जेपीएससी मीन्स कोई भी आयोग, राज्य स्तरीय आयोग, ठीक है। झारखंड के लिए तैयारी आप कर रहे हैं इसलिए मैंने जेपीएससी लिख दिया है। यूपीएससी के जो भी सदस्य हैं 6 वर्ष तक रह सकते हैं और अगर उम्र की बात की जाए तो 65 वर्ष, इसमें से जो पहले पूरा हो जाए। जेपीएससी के सदस्य भी 6 वर्ष और अगर उम्र की बात की जाए तो 62 ईयर्स, जो पहले पूरा हो जाए। यानी कि अगर मान लीजिए 65 वर्ष पहले ही हो जाता है, 4 साल ही उसका कार्यकाल हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पद जो है उनको छोड़ना होगा। अगला जो है 96 नंबर, प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्तियों का कार्य का वितरण करना है और अन्य व्यक्तियों को होगा यहाँ, को कार्य का वितरण करना है और उसे करने हेतु अधिकार भी प्रदान करना है। कोई कोई एक व्यक्ति संगठन में सारा कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए जब कार्यभार बढ़ जाते हैं तो उच्च अधिकारी सामान्य रूप से अपने कुछ वर्क्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने अधीनस्थों के पास, ताकि वो भी कुछ सीख सकें और उनका भी सहयोग हो सके। इसी को प्रत्यायोजन कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा, ये किसने कहा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है एफजी मूरे का है। चलिए 97 क्वेश्चन पर बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। ये समापन पेज आ चुका है। आप लोग जो हैं काफ़ी देर से सुन रहे हैं, थक चुके होंगे। ये समापन पेज है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए 98 पर आते हैं हम लोग। लाल फीताशाही का प्रभाव किस प्रशासन में अधिक होता है, यानी कि लोक प्रशासन में या निजी प्रशासन में, तो इसका उत्तर होगा लोक प्रशासन। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, 1991 में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे और इनके जो सिफारिश इन्होंने किया था उसकी अवधि थी 1952 से 1957 तक। हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। इस चैनल पर
भविष्य में बहुत सारे मटेरियल्स प्राप्त होंगे, न सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए, जेपीएससी के लिए, बल्कि एसएससी, सीजीएल और आईएएस के लिए भी। धन्यवाद।